तो क्या विपक्षी कुनबा अभी भी कंफ्यूज है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। दर्शकों की तरफ से भी लगातार ये सवाल आए मेरे पास कि फिलहाल की स्थिति क्या हो रही है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से शुरुआत करता हूं, उसके बाद बिहार और महाराष्ट्र का भी रुख करेंगे। आज पहले चरण के मतदान वाली सीटों के लिए नामांकन का आखिरी दिन था, लेकिन इसी दिन उत्तर प्रदेश में जमकर सियासी ड्रामा देखने को मिला और ये ड्रामा अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी में हुआ। क्या था ये ड्रामा? 24 घंटे के भीतर रामपुर और मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के भीतर ऐसा खेल शुरू हुआ जो उनके चुनावी लिहाज से कतई मुफीद नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सपा नेता आजम खान, मुरादाबाद से सपा उम्मीदवार डॉक्टर एसटी हसन, रामपुर से सपा के संभावित उम्मीदवार इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी और मुरादाबाद से जिनके नाम की खूब चर्चा हुई वो रुचि वीरा। इन 5 किरदारों के इर्द गिर्द रामपुर और मुरादाबाद की सियासी कहानी आज दिन भर घूमती रही। उत्तर प्रदेश में आज सबसे बड़ा सियासी ड्रामा तो मुरादाबाद से सामने आया, जब मुरादाबाद में एसटी हसन को अपना पर्चा ही वापस लेना पड़ा, नॉमिनेशन वापस लेना पड़ा और रुचि वीरा ने साइकिल सिंबल के ऊपर प्रत्याशी बनने में कामयाबी हासिल कर ली। दरअसल रुचि वीरा को आजम खान का करीबी माना जाता है और जेल में बंद आजम खान ये चाहते हैं कि मुरादाबाद सीट रुचि वीरा को दिया जाए क्योंकि ये एक सुरक्षित सीट है। 2019 में एसटी हसन ने यहां से जीत हासिल की थी। हालांकि 2014 में वो बीजेपी के सर्वेश सिंह से हार गए थे। माना यह जा रहा था कि हसन को रामपुर सीट दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने रामपुर से लड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पूरा का पूरा पेंच ही फंस गया। सपा के इसी झगड़े पर बीजेपी ने मजे लिए। मुझे पार्टी ने आदेश दिया था और मुझे सिंबल दिए थे क्योंकि टाइम बहुत कम था और ये भी हिदायत थी कि जल्द से जल्द कर दें, इसीलिए मैंने नामांकन किया। और आज मुझे पता चला एक दूसरे कैंडिडेट ने भी नामांकन कराए। अब फैसले हाईकमान के ऊपर है, वो जो भी फैसला लेंगे उसे हम तस्लीम करें। जब एक बार दे चुके थे तो कारण तो कुछ भी नहीं, अगर कोई कारण होता तो पहली बार ही नहीं मिलता। और मेरा ख्याल है नॉमिनेशन कराना, क्योंकि एक समय की बाध्यता है, एक लिमिटेशन है, तो वो जरूरी है। उसके बाद आप लोगों के हर सवाल का जवाब दूंगी। मैं कुछ अफवाह उड़ रही है, एसके हसन साहब कह रहे हैं अभी हमारा टिकट है, ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ तो बताइए थोड़ा, किसका टिकट है, कौन प्रत्याशी है? ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए या उनसे डॉक्टर साहब से पूछिए। मैं नॉमिनेशन के बाद अपनी और अभी कल से मैं देख रहा हूँ, अभी यहाँ मुरादाबाद और रामपुर में जंग छिड़ी है, चच्चा और भतीजे में छिड़ी है कि नहीं छिड़ी, मेरे समझ में नहीं आ रहा। कल शाम को किसी को टिकट, आज किसी को टिकट, कल किसी को टिकट, मतलब उनके पास न टिकट लेने वाले हैं, न लड़ने वाले हैं, न जीतने वाले हैं। इसे उनकी जमानत जब्त कराने की जिम्मेदारी आप सबको निभाने का काम करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कला और कलेश केवल समाजवादी पार्टी में है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में भी गुटबाजी सामने आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता अमरोहा से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दानिश अली का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि दानिश अली को बीएसपी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और अब कांग्रेस ने उनको अमरोहा से टिकट दे दिया है, जिसके बाद कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताऊं, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, बिग स्क्रीन पर लेकर आइए। लोकसभा प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में सांसद ब्रजभूषण का नाम नहीं है। जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है उसमें सांसद ब्रजभूषण का नाम नहीं है और लोकसभा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, लेकिन इस लिस्ट में सांसद ब्रजभूषण का नाम नहीं है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। लेकिन लोकसभा के पहले मतदान में केवल 22 दिन का वक्त बचा हुआ, यह भी एक सच्चाई है। बीजेपी ने अभी तक 405 सबसे ज्यादा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। 16 उम्मीदवार जेडीयू ने भी घोषित कर दिए हैं। महाराष्ट्र में भी एनडीए अपनी तस्वीर साफ कर चुकी है, लेकिन इंडी गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है और यह पेच अब गठबंधन की गांठ बनता दिख रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के बीच मामला फंस गया। आरजेडी पूर्णिया सीट नहीं देना चाहती, पप्पू यादव पूर्णिया छोड़ना नहीं चाहते। औरंगाबाद सीट पर भी कांग्रेस अड़ी हुई है। इसी तरह महाराष्ट्र में विपक्ष में पेच फंसा हुआ है
मुंबई को लेकर उद्धव और कांग्रेस में खटास आ गई है। प्रकाश आंबेडकर ने 8 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सहयोगी गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं, ये शरद पवार ने कह दिया है। अब ऐसे में सवाल ये बड़ा उठता है कि जब चुनाव से पहले ही इतनी तकरारें हैं, इतने पेच फंसे हुए हैं, गठबंधन में इतनी दिक्कतें हैं, तो ये विपक्षी गठबंधन मोदी से टक्कर कैसे ले पाएगा? एनडीए से मुकाबला कैसे करेगा? मोदी को 400 पार करने से क्या रोक पाएगा? इंडिया गठबंधन में कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और सारे दल करीब करीब क्षेत्रीय पार्टी है। कांग्रेस का विस्तार और संगठन पूरे देश में है। ऐसे में कांग्रेस गठबंधन में बड़े भाई की हैसियत चाहती है, लेकिन 2014 और 2019 के प्रदर्शन को देखते हुए कोई भी रीजनल पार्टी इस बात पर मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि राज्य में अगर कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी गई तो क्षेत्रीय पार्टियां अपना वोट बैंक खो सकती हैं, राज्यों में कमजोर हो सकती हैं, उनकी सियासी जमीन दरक सकती है, जिसके लिए क्षेत्रीय पार्टियां भी तैयार नहीं है। अब बिहार में गठबंधन में खींचतान है, इसकी तस्वीर मैंने आपके सामने रखी। महाराष्ट्र में गठबंधन टूट की कगार पर है। बंगाल में गठबंधन खत्म हो चुका है, लेकिन ऑफिशियल कोई ऐलान नहीं हुआ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़ेंगे, वहां पर कोई अलायंस नहीं है। यूपी कांग्रेस की लिस्ट अभी तक आई नहीं है। और दिल्ली के साथ साथ इस वक्त बिहार और महाराष्ट्र भी हॉट स्टेट बने हुए हैं। बिहार और महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 88 सीटें आती हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अकेले 40 सीटें हासिल की थी, जबकि बिहार में जेडीयू 16 सीटें जीत गई थी। ऐसे में एनडीए के पास 56 सीटें हो गई। 2019 में शिवसेना का उद्धव गुट साथ था, जो आज नहीं है, और शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। यानी कुल मिलाकर 88 में से 74 सीटें एनडीए के पास थी। और एनडीए का स्ट्राइक रेट जो था वो 84% का था, 84% का था। ऐसे में अगर विपक्ष यूं ही आपसी तकरार में भिड़ता रहा, रार में तितर बितर होता रहा, तो बीजेपी और एनडीए 2024 को भी आसानी से क्लीन स्वीप कर जाएगी। वहां कोई इशू, कोई प्रॉब्लम बीजेपी को या एनडीए को दिख नहीं रही। अब बंगाल में तो ममता दीदी ने पहले ही 42 कैंडिडेट देकर बता दिया था कि बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे, वहां कोई किसी के साथ अलायंस है ही नहीं। और टीएमसी का यह कहना था कि बाकी स्टेट में अलायंस की बात तो हो सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो अलायंस की कोई बात हो ही नहीं सकती है। अब लग रहा है कि गठबंधन का जो ये टूट वाला वायरस है, ये धीरे धीरे बिहार भी पहुंच रहा है, क्योंकि पूर्णिया सीट को लेकर जो सियासी रसाकसी चल रही है वो बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। सबसे पहले समझिए कि आखिर पूर्णिया सीट को लेकर आज हुआ क्या, दिन भर का अपडेट क्या रहा, वो मैं आपको बताता हूं। पूर्णिया सीट से आरजेडी ने कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। बीमा भारती को आरजेडी का सिंबल मिल गया। बीमा भारती ने कहा कि 3 अप्रैल को वो नामांकन करेंगी। कांग्रेस यहां से हाल ही में उनकी पार्टी में अपना पार्टी मिलाने वाले, अपनी पार्टी का विलय करने वाले पप्पू यादव को उतारना चाहती थी। अब पप्पू यादव हटने को तैयार नहीं है। पप्पू यादव कह रहे हैं एक तरफ पूर्णिया और एक तरफ दुनिया। हालांकि लास्ट वो ये भी कहते हैं कि भाई आला कमान का फैसला ही मानेंगे। अब बीमा भारती और पप्पू यादव क्या कह रहे हैं अपनी उम्मीदवारी और दावेदारी को लेकर आपको सुनवाते हैं। और पूर्णिया में कोई चुनौती नहीं है, नहीं, जो उनका भी हम सम्मान करते हैं और वो भी साथ रहेंगे। जो महागठबंधन का निर्णय हो चुका है तो वह सर्वमान है, और हमको जो ईश्वरवाद मिला है और जो हमारे पप्पू जी हैं, आदरणीय हैं, गार्जियन हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे वो भी हमारे चुनाव में सहयोग करेंगे, गार्जियन बन के पूर्णिया में रहेंगे। कोई टकराव ही नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे महागठबंधन मजबूती के साथ पूरे बिहार में 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, फिर मैं कह रहा हूँ, दुनिया की जितनी ताकत हो सब एक तरफ, मेरी ज़िंदगी के लिए पूर्णिया एक तरफ। वो नेतृत्व को तय करना है। ना मैं 3 में हूँ ना 13 में हूँ, मैं पूर्णिया अपने घर में हूँ, पर्व के बीच हूँ। हमेशा बच्चे माँ के बीच रहता है पर्व में, इसीलिए मैं अपनों के बीच हूँ। ये बात तो सच है कि अभी भी बिहार में स्थिति क्या बनेगी किसी को पता नहीं है, क्योंकि फाइनल कोई सोल्यूशन निकला ही नहीं है। सीट शेयरिंग का विवाद सुलझा ही नहीं है। ऐसे में होली से पहले पूरा लालू परिवार दिल्ली आया था। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा भी हुई थी, वो तस्वीरें, वो खबर भी मैंने आप तक पहुंचाई थी, लेकिन पेच फंसा ही रहा। जबकि तब ये दावा किया गया था कि भाई सारी बातें हो गई, सारा फॉर्मूला तय कर लिया गया है। और कांग्रेस तो अभी भी कह रही कि भाई ऑल इज वेल है। और कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है वो आज का नहीं है, वो 1998 से चला आ रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि एक बड़ा खेला हो गया है, क्योंकि आरजेडी ने पहले प्रत्याशी दिए। देखिए ये गठबंधन 1998 से चला आ रहा है। फ्रेंडली फाइट वाली सीन
बनती नजर आ रही कि नहीं बनती नजर आ रही है? जब 1998 में गठबंधन हुआ, 5 पर कांग्रेस, आरजेडी 17 पर, कुल 54 सीटें। 99 पर अगर हम बात करें 99 साल 1999 की, तो 5 पर कांग्रेस यहां पर आपको नजर आएगी, और जो आरजेडी है उसको 7 सीटें यहां पर थी। 2004 में 3 सीट पर कांग्रेस, 22 सीट पर आरजेडी। 2014 में 2 सीट पर कांग्रेस, 4 सीट पर आरजेडी जीत कर आई थी। 2019 में कांग्रेस 1 सीट जीतने में कामयाब हुई थी, जबकि जो आरजेडी है उसका बिहार में खाता तक नहीं खुला था, और मोदी लहर में सारी पार्टियां साफ हो गई थी। बिहार में 40 सीटें और विपक्षी गठबंधन में 4 पार्टियां हैं, लेकिन गठबंधन नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर 5 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी भी तकरार जारी है, और ये तकरार अगर नहीं सुलझाई गई तो टूटता है। 5 सीटें कौन सी हैं? ये 5 सीटें हैं औरंगाबाद, बेगूसराय, कटिहार, सिवान और पूर्णिया। पूर्णिया की स्थिति हमने आपको भी समझा दी, लेकिन सिर्फ बिहार में मामला उलझा हुआ है ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की स्थिति मैंने आपको बताई, बिहार की डिटेल आपको दे दी। सीट शेयरिंग का मामला केवल बिहार और उत्तर प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में भी फंसा हुआ है। एनसीपी, शरद पवार गुट, शिवसेना, उद्धव गुट और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी सुलह नहीं कर पा रही है, इसलिए आज शिवसेना उद्धव गुट ने अपने 17 प्रत्याशी फाइनल कर दिए, जिसके बाद यह सियासी महाभारत और बढ़ गया। वंचित बहुजन अघाड़ी ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। प्रकाश आंबेडकर ने 8 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने गठबंधन करने से इनकार कर दिया। इसके बाद महाराष्ट्र में स्थिति काफी जटिल हो गई, खासकर कांग्रेस के लिए। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट में सबसे ज्यादा झमेला हुआ मुंबई की सीटों को लेकर। मुंबई की 3 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट पर, मुंबई साउथ सेंट्रल की सीट पर और मुंबई साउथ की सीट पर। यह मुंबई की वो 3 सीटें हैं जिन पर शिवसेना ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसके बाद कांग्रेस के नेता संजय निरुपम आग बबूला हो गए और कह रहे हैं कि कांग्रेस को गठबंधन तोड़ देना चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूं कि शिवसेना को इतना एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लेना चाहिए। इससे कांग्रेस का जबरदस्त नुकसान है, और कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अभी भी इंटरवीन करिए, नहीं तो अलायंस तोड़िए। अगर पार्टी को बचाना है तो अलायंस तोड़िए और मैदान में उतरिए, लेकिन आप शिवसेना के साथ अलायंस करके अपने आप को हमेशा के लिए खत्म करने का जो फैसला कर रहे हैं वो बहुत ही आत्मघाती है पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए, और इसका असर पूरे महाराष्ट्र में पड़ेगा, महाराष्ट्र से बाहर भी पड़ेगा। बिल्कुल, जब मैं ये आह्वान कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो कैडर है, जो मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सारे के सारे लोग शिवसेना के इस कैडर का, शिवसेना के इस उम्मीदवार का विरोध करेंगे। और सिर्फ कैडर ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस को मानने वाले मतदाता भी इस खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे, ऐसी मैं घोषणा कर रहा हूं। संजय निरुपम के बयान के बाद शिवसेना ने कहा कि कौन संजय निरुपम? संजय निरुपम को तो हम जानते ही नहीं है। बारे में 10 बार बोला गया। आदरणीय संजय राउत साहब ने आज भी कहा ना कि भैया हम कोल्हापुर की जगह दोनों लड़ते थे, दोनों सांसद शिवसेना के थे। हमने अपनी जगह जो 30 वर्ष हमारे पास है वो जगह छोड़ दी। माननीय आदरणीय छत्रपति शाहू महाराज जी वहाँ कांग्रेस पार्टी की चुनाव चिन्ह लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी करके चुनाव लड़ रहे हैं। जब हमने अपनी जगह उनके लिए छोड़ दी, पश्चिम महाराष्ट्र में हमारे लिए एक जगह चाहिए थी और हमने इसके लिए उनके साथ बातें करके सागरी की जगह ले ली। जब रामटेक और कोल्हापुर जो हमारी ट्रेडिशनल सीट्स हैं उसको हमने हंसी खुशी हमने दे दिया क्योंकि वो अलायंस का धर्म निभा रहे थे। उसी तरीके से पश्चिम महाराष्ट्र में सांगली एक सीट बचती है जो हमने कहा था कि इस पर हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी नाराजगी है, जो भी उन्होंने व्यक्त किया है, वो चर्चा के माध्यम से रिजॉल्व हो जाएगी। समय कम है, कैंडिडेट्स जनता के बीच में जाना जरूरी है, कैंपेन शुरू करना जरूरी है, वो हमने काम किया।